15 दिन हमारी जो कक्षा चली उसमें हमने 4 नाटक पढ़े। अंधेर नगरी, अंधा युग, चंद्रगुप्त और आधे अधूरे। तो आज हमारी जो कक्षा अभी प्रारंभ हो रही है और इसके बाद एक ब्रेक होगा और उसके बाद फिर 2 घंटे की और कक्षा होगी। तो इसमें हम जो हमारे 4 नाटक हैं, इन चारों नाटक की जो एक तरह से रिवीजन कहिए या उसको पुनः जो है समझना कहिए, इस पद्धति से हम लोग उसको समझेंगे। सबसे पहले मैं अंधेर नगरी पर और चंद्रगुप्त पर इस कक्षा में बात करूंगा और विराम के बाद अंधा युग और आधे अधूरे पर बात हो। इसमें आपकी जो क्वेरी आएगी, कोई अगर आपकी जिज्ञासा है तो उसको भी हम देखेंगे। अब वो कैसे आएगी, हो सकता है कि आप अनम्यूट होके आप सीधे भी अपनी बात रख सकेंगे और हम सुन करके बोलेंगे उसको। तो सब चलिए शुरू करते हैं अंधेर नगरी पर। मेरी बात क्लियर आपके पास पहुंच रही है? जरा एक बार हमको बता दें। जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे बता दें कि मेरी बात पहुंच रही है आप तक क्लियर? कोई कुछ बोल नहीं रहा, लग रहा कि अनम्यूट कर दिया। अच्छा ठीक है, आप थम्स हैंड्स दे रहे हैं तो ठीक। तो बात शुरू करते हैं अंधेर नगरी से। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रहसन नाट्य है जो 19वीं सदी के आखिर में लिखा गया, 1881 के आसपास। और इस नाटक में जो विषय लिया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जिसके बारे में हमने 4 कक्षाओं में पीछे बात भी की है, उसी बात को पुनः आपके सामने दोहरा रहा हूँ, रख रहा हूँ, ताकि आपकी जो स्मृति है उस स्मृति में बात आ जाए। अंग्रेजों का शासन 1857 ईस्वी के बाद भारतवर्ष में स्थिर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश जो क्राउन है, राजा है, उसने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सीधे भारत पर शासन करना प्रारंभ किया। 1857 से लेकर 1947 तक, अर्थात 90 साल तक अंग्रेज भारत में शासन करते रहे। तो इसमें जो विषय निकल करके आया, जब अंग्रेज यहाँ स्थिर हो गए, उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्थापित हो गए और उन्होंने जो है अपनी जो तकनीक जो नई आई, प्रेस आया, तमाम प्रकार के अखबार निकलने लगे, मुद्रण के जो है आविष्कार, मतलब सारी बहुत सी चीजें जो है पुस्तकें आने लगी। तो अंग्रेज और अंग्रेज समर्थकों द्वारा एक बात बहुत तेजी से भारत में फैलाई जाने लगी कि अंग्रेजों का राज जो है बहुत अच्छा है। अंग्रेज ये कह भी रहे थे और कहवा भी रहे थे अपने उन समर्थकों द्वारा जो अंग्रेजों के साथ जो है साठगांठ करके अपना हित साध रहे थे। भारतेंदु के लिए ये असहनीय विषय था, क्योंकि भारतेंदु काशी नगरी में उत्पन्न हुए थे और काशी नगरी भी अंग्रेजों ने चेत सिंह से छीन ली थी और वहां भी मतलब उनका अंग्रेजों का पूरा अत्याचार था। अंग्रेजों का अत्याचार तो पूरे मतलब पूरे देश में था जहां पर उनका शासन था। ब्रिटिश इंडिया जितना भूभाग उन्होंने
अपने अधिकार में किया हुआ था। अंग्रेजों का राज सुखदायी है अथवा यहाँ पर उनके रहने से बहुत उन्नति हो रही है, इस विषय को लेके भारतेंदु सहमत नहीं थे, और इसलिए उन्होंने जो साहित्य रचा, उस साहित्य में इस विषय को उन्होंने प्रमुखता से उठाया। भारत देश और यहाँ के रहने वाले लोग जो है अंग्रेजों के रहने से बहुत परेशान है, और ये बात ठीक नहीं है कि अंग्रेज इस देश का विकास कर रहे हैं। साहित्यकार जो भी बात कहता है वह व्यंजना में कहता है। देखिए, साहित्य में और अन्य विषयों में यही अंतर है। साहित्यकार की जो शैली है कहने की, वो व्यंजनात्मक है। वह शब्द शक्ति का, रस का, तमाम जो साहित्य के अवयव है, अंग है, उनका उपयोग करके अपनी जो निहितार्थ है, अपने जो रचना का निहितार्थ है, वो पाठक तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से अंधेर नगरी जो नाटक है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको लगता है कि हास्य और व्यंग का एक नाट्य है, प्रहसन है, जिसमें वो एक अंधेर नगरी है और उसमें चौपट राजा है और उसकी अन्याय व्यवस्था है, जिसमें वह न्याय देने के नाम पर गोवर्धन दास को फांसी देने का हुक्म दे देता है, जिसमें पूरी प्रक्रिया उसकी जो है बहुत ही संदेहास्पद और मतलब कहा जाए तो बहुत ही मतलब अन्यायजनक है। इस तरह का इसमें संवाद आया है, कल्लू बनिया से लेकर के और भिस्ती से लेकर के, वाले से लेकर के, जो भी मतलब प्रकरण इसमें दिखता है, उसमें न्याय के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया का पालन अंधेर नगरी में नहीं हो रहा। यह बात जो हास्य व्यंग के माध्यम से अंधेर नगरी का चित्र खींच करके भारतेंदु बताना चाह रहे हैं, स्पष्ट रूप से उसमें अंग्रेजी राज का जो न्याय के नाम पर अन्याय की जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उसी का एक छवि है। और अगर इस नाटक को देखें तो भारतेंदु हमें आधुनिकता और प्राचीनता के बीच खड़े दिखाई देते हैं। जहां तक शिल्प की मैं बात करूं, वे भारत के नाट्य शास्त्र से भी अपने को जोड़े हुए हैं और आधुनिक जो प्रवृत्तियां साहित्य में उभर रही हैं उसको भी अपना रहे हैं। तो इस दृष्टि से भारतेंदु का जो नाटक है अंधेर नगरी, उसमें प्राचीनता का एक समन्वय भी दिखाई दे रहा है। अंधेर नगरी शुरू होता है भारतेंदु के इस कथन से, इसमें वे प्राचीन जो भारतीय पद्धति है नाटक की, उसको अपनाते हुए चलते हैं, जिसमें भारतेंदु ने ये जो विषय उठाया है उसमें ही गुण और अवगुण का प्रकरण ले लिया है। जैसे वो कहते हैं कि मान्य योग्य नहीं हो तो को कोरो पद पाए, मान्य योग नरतेज है केवल परहित जाए। भारतेंदु का ये जो कहना है ये अपनी पूरी भारतीय परंपरा में है, इसमें भारतवर्ष में माना गया है कि किसी भी व्यक्ति का जो सम्मान है उसके गुणों के आधार पर होता है, न कि किसी पद पर बैठने से। और ये पूरी परंपरा जो है उसमें ये बात निकल के आती है कि राजा भी अगर दुष्ट कर्म कर रहा है
न्यायी है, तो प्रजा उसको हटा दे। और हम देखते हैं कि अंधेर नगरी में ये विषय पूरे प्रमुखता से आया है। और देखिए किस तरह से राजा का अंत जो है दिखाया गया है कूटनीति और चतुराई के साथ। तो इसमें जो विषय भारतेंदु ने उठाया है वो पूरी अपनी परंपरा को लेकर के रखा है। जैसे कि एक इसमें मंत्र है, मंत्र क्या कर रहे हैं, श्लोक है, मंत्र तो वेदों के विचारों कहते हैं, इसमें भी विषय रखा है। चेतस चंदन च्युत चंपक वने रक्षा करी द्रुमे, हिंसा हंस मयूर कोकिल कुले काकेशु लीलारती। ये जो विषय उन्होंने रखा है, इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि इस सृष्टि में सारा गुण ही नहीं, गुणी लोग ही नहीं है, गुणहीन लोग भी हैं, दोषी लोग भी हैं। और समाज में सुख शांति तभी हो सकती है जब गुणवान लोगों की प्रतिष्ठा हो। जो दुष्ट लोग हैं अगर वे प्रतिष्ठित हुए तो उसे समाज की बहुत हानि होगी। कहने का विषय यह है कि अंग्रेज जो चीज कर रहे थे वे दुष्टता कर रहे थे, और पुनः उनकी प्रतिष्ठा होना भारतीय दृष्टि से उचित नहीं था, उचित नहीं कहा जा सकता था। वे कुछ प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उसके माध्यम से वो गुण और दोष के बारे में बात कर रहे हैं। जरा देखिए इसको, कहते हैं कि जो चंदन आम तथा चंपा के वन को काट करके जो भी व्यक्ति, चंदन बहुत उपयोगी है, आम बहुत उपयोगी है, चंपा बहुत उपयोगी है, कहता कि इनको कोई काट करके कीकर के वृक्ष की रक्षा करना चाहता है, अथवा हिंसा हंस मयूर कोकिल कुले काकेशु लीलारती, अथवा हंस मोर और कोयल के प्रति हिंसक होकर काक लीला में रुचि ले, कौवे की आवाज सुनकर उसमें जो है प्रसन्न हो, अथवा मातंगेन खरत्रयः समतुला कर्पूर तापारयशयो एषा यत्र विचारणा गुणी गणे देशाय तस्मै नमः। अथवा जो हाथी के बदले गधा खरीदता है और कपूर एवं कपास को उनका एक रंग जान करके, सफेद रंग जान करके एक जैसा मानता हो, भारतेंदु कहते हैं जहां ऐसे लोग हों उनको दूर से नमस्कार करना चाहिए। अर्थात उनके साथ कोई कार्य व्यवहार करना गुणी लोगों के लिए बहुत अपयशपूर्ण हो जाएगा, बहुत दुखद हो जाएगा। तो शुरुआत में ही भारतेंदु ने विषय रख दिया कि समाज में गुणी लोगों की प्रतिष्ठा हो, जो दुष्ट लोग हों, दंडित हों, तभी समाज में शांति रह सकती है, सुखी हो सकता है समाज और आगे उन्नति कर सकता है। एक तरह से देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय राजधर्म की जो परंपरा है, राजा कैसा है, कैसा होना चाहिए, इस विषय को भी प्रकारांतर से बताना चाह रहे हैं। और भारतवर्ष तो महान सम्राटों की जननी है, यहाँ तो कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए समय समय पर जिन्होंने प्रजा का पालन किया। और उस परंपरा में अंग्रेज जो है जबरदस्ती अपने आप को शासक घोषित करके जिस तरह का अनाचार कर रहे थे वो किसी से छिपा नहीं था। उसके बावजूद अपने आप को सम्मानित, न्यायप्रिय, सभ्य कहलवा करके जो स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे उसको भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इस नाटक के माध्यम से यथार्थ जो स्थिति है वो रखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि अंग्रेजों का ये जो सारा प्रपंच है वो मिथ्या है।
अब इसमें देखिए कैसे, जब आप पहले अंक में जाते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि महंत जो है अपने गुरु शिष्यों के साथ जो है अपने शिष्यों के साथ प्रकट होते हैं। उनका एक शिष्य है नारायण दास, दूसरा गोवर्धन दास। आप इसको थोड़ी सूक्ष्मता से अगर विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नारायण दास वो कहते हैं कि बेटा तू पूरब की ओर जा और कुछ भिक्षा उच्छा ले आ, अभी जो है भगवान को भोग लगा करके हम भी जो है कुछ अन्न जल ग्रहण कर। दूसरी तरफ वो गोवर्धन दास को कहते हैं तू पश्चिम की तरफ जा और कुछ भिक्षा लेके आ। अब इस पूरे नाटक में आप देखेंगे तो पूरा जो वर्णन है, पूरी जो मतलब इसमें चित्रांकन है, पूरा जो इसमें विश्लेषण है, वो केवल गोवर्धन दास जिस एरिया में गया है वहां का है। अब पूरब और पश्चिम का अपना एक निहितार्थ है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। भारतवर्ष का जो भूगोल है और उस भूगोल में उसकी जो राजनीतिक स्थिति है उसको जरा इससे समझिए, दो दिशाओं से। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप भारतवर्ष का तत्कालीन जो मानचित्र है उसको जो है नेशनल आर्काइव से या जहां से भी आपको मिले उसको देखने का प्रयास करिए, तो आपको पता चलेगा कि तत्कालीन भारतवर्ष की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो कैसी है। क्योंकि भारतवर्ष में ये बात लोगों के दिमाग में अनायास या जैसे भी बैठ गई है कि अंग्रेज भारतवर्ष पर शासन कर रहे थे। अंग्रेज भारतवर्ष पर शासन नहीं कर रहे थे, अंग्रेज भारतवर्ष के कुछ हिस्सों पर शासन कर रहे थे। जैसे कि अवध का क्षेत्र है, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी, पंजाब पर मोटा मोटी अगर आप इसको भौगोलिक रूप से देखेंगे तो लगभग आधे भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। और जो शेष भारत था इसमें 565 या 562 रियासतों की बात होती है जिसका विलय पटेल ने किया था स्वाधीनता के समय। तो फिर ये एकीकृत भारत हमारे सामने आया। तो एक भारत हो जो अंग्रेजों द्वारा अतिक्रमित है, हस्तगत है, जहां बलपूर्वक उनका शासन है, अंग्रेजों की सेना है, पुलिस है, कोर्ट है और उनकी अपनी पूरी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो है भारतीय पराधीन जीवन जीने को विवश है। दूसरा भारत वो है जिसके तहत हिंदू मुस्लिम जो स्टेट्स हैं वे हैं, कश्मीर है, निजाम का स्टेट है, ग्वालियर है, राजस्थान के बहुत से जो राजपूत राजा हैं उनका है, चित्तौड़ का और इधर आपका जोधपुर, जयपुर इत्यादि, बड़ौदा के राजा है, मैसूर स्टेट है। तो इस तरह से लगभग आधे भारत पर भारतीयों का अपना शासन है और अंग्रेजों से संधि करके वो अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से पूर्व और पश्चिम दिशा जो उन्होंने कहा, एक पूरब में जाए एक पश्चिम दिशा है, तो इसका निहितार्थ यही है, एक भारतीय द्वारा शासित जो है राज्य वहां जाए, दूसरा पश्चिम से अंग्रेज आए थे तो पश्चिम का द्योतक अंग्रेज है। अब इस पूरे नाटक में अगर आप विचार करके देखेंगे तो पश्चिम की तरफ गया हुआ है गोवर्धन दास
और वहां का जो सारा हाल है ये इस पूरे नाटक में। दूसरे अंक में बाजार का दृश्य है और इसमें कबाब वाला है, घासी राम है, नारंगी वाली है, हलवाई है, पुजड़िन है, मुगल है, पाचक वाला है, मछली वाली है, जात वाला है, बनिया है, गोवर्धन दास, इन सबसे व्यवहार कर रहा है सब। मतलब आप बाजार के दृश्य में देखेंगे तो भारत की संपन्नता भी दिख रही है कि भारत कितना संपन्न है। अंग्रेजों के शासन के बावजूद भारत के किसान जो है, भारत के लोग जो है, किन किन चीजों को उत्पन्न कर रहे हैं। नारंगी वाली जिस तरह से बताती है उसमें देखिए नारंगी की तमाम प्रजातियां जो है आ गई हैं सारी। सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंदबाग की नारंगी। इसी तरह से हलवाई इतने प्रकार की मिठाइयां बनाने में सक्षम है, वो सारा आता है। उजड़िन कितने प्रकार का वो साग आदि बेच रही है, सब्जी जो है। और इसमें जहां तहां उन्होंने अंग्रेजों के कुशासन को भी इंगित कर दिया है। जैसे वो पाचक वाला जो चूरन बेच रहा है, तो इसमें भारतेंदु ने चिन्हित इस तरह से व्यवस्था है वो रिश्वतखोरी में लिप्त है। जैसे वो कहते हैं, चूरन अमले सब जो खामे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। इस तरह से टैक्स की जो मार है इस तरह से पड़ रही है, उसके बाद भी बिना कोई काम रिश्वत दिए हो नहीं पा रहा है। पुलिस वाले किस तरह से अंग्रेजों के ही मतलब सुरक्षा में लगे हैं, अंग्रेजों की ओर से भारतीयों को पीटने में लगे हैं, उनको नष्ट करने में लगे हैं, ये सारी बात वो बता रहे हैं। जात वाला जो ब्राह्मण वाला प्रकरण है उसमें किस प्रकार से मतांतरण का पूरा खेल चल रहा है, ईसाई मिशनरियां किस तरह से हिंदुओं को मतांतरित कर रही हैं, ये सारा विषय इन्होंने इसमें उठाया और बताया कि किस तरह से धन के लिए जो है वेद की और कुल की सारी मर्यादा जो है छोड़ दे रहे हैं लोग। तो ये प्रकरण जो पूरा बाजार का दृश्य है, इससे सारी चीजें निकल के आ रही हैं। दो बात निकल के आ रही है, एक तो भारतवर्ष में सामान की कमी नहीं है, खूब सारा सामान है, हर प्रकार से उन्नत है। अंग्रेजों के कुशासन के बावजूद भी लोग मेहनत करके सारी चीजें ला रहे हैं। दूसरा, इतनी दयनीय दशा है वो भी चिन्हित हो गई है, किस तरह से टैक्स लग रहा है उसके ऊपर, सबके ऊपर, ये बात निकल के आती है। और यही गोवर्धन दास जब हलवाई के पास जाता है और उसमें पूछता है कि तुम्हारा सामान कितने का है, तो टके सेर, एक टका में एक सेर। और इस पूरे मतलब सामान बेचने वालों के सारे जो है भाव एक जैसे है। और ये ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी बाजार में या किसी भी समय में किसी भी देश में सारी चीजें एक भाव से नहीं होती, हर होता है। सोना नहीं होता, सोना सोना है, कोयला है। किंतु यहाँ जो जब कोई हाथ उठा रहा है, कोई कुछ करना चाहता है, बोलिए, आप बोल सकते हैं। तो मैसेज में कैसे प्राप्त करूंगा, तो मुझे खुद नहीं ध्यान आ रहा है कि कैसे मैं मैसेज प्राप्त करूंगा। पहली बार मैं इससे जुड़ा हूँ, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि बोल करके अगर सुविधा हो पूछने की तो मैं बताऊंगा उसको, अगर कोई बात आपको
कहानी होगी। तो क्योंकि अभी मैंने उपयोग किया नहीं इस माइक्रोवेव्स का 3 का, तो मैसेज पढ़ने का नहीं आ रहा है। खैर, तो मैं जो आपसे बता रहा था कि टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली जो बात अंधे नगरी में आ रही है, यही सिद्ध कर रही है कि न्याय नहीं है। क्योंकि जिस देश में न्याय होता है वहां जो सत प्रकृति के लोग है और जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनको दंड दिया जाता है। किंतु अंधेर नगरी में तो इस तरह का कोई वातावरण ही नहीं। यह अंधेर नगरी पूरी तरह से अंग्रेजों का जो भारत में जो राज स्थापित हुआ और जिसमें वो किसी भी भारतीय को पकड़ करके बिना अपराध के भी दंडित कर दे रहे थे, उसी का एक छवि चित्र उन्होंने इसके माध्यम से अंकित करने का प्रयास किया। तो आप क्या देखते हैं, गोवर्धन दास जो है वो अपना ले लेता है सामान और लेकर के जाता है अपने गुरु के पास। गुरु जी पूरा हाल लेते हैं और पूछते हैं तो कहता है कि अंधेर नगरी में तो सब अच्छा है क्योंकि यहाँ सारा सामान एक दाम में मिलता है। और इसको देखते हुए महंत जो है उसको चेतावनी देते हैं और बताते हैं कि बेटा ये ठीक नहीं है। कभी भी किसी समय में ऐसा कभी समय नहीं रहा है कि गुण और दोष की कोई परीक्षा न रही। गुण को धारण करने वाला गुणवान होता है और दोष वो लेकर चलता है वो दोषी होता है, वो दुष्ट होता है। ये कैसे हो सकता है कि सारी चीजें एक जैसी हो जाए। और यहाँ पर भारतेंदु ने बताने का प्रयास भी किया है, जो उन्होंने दोहा यहाँ रखा है, सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश विदेश में कबो न कीजिए वास। मतलब जहां कपूर और कपास केवल श्वेत रंग धारण मतलब होने से एक जैसे मान लिए जाए, वह देश अच्छा नहीं है और उस देश में रहने लायक नहीं। क्यों? क्योंकि जब राज व्यवस्था ही इस तरह की अंधेरा कायम करने वाली हो तो वहां प्रजा कैसे रह सकती है? वहां तो कभी भी किसी को दंडित किया जा सकता है। इस तरह से कोकिल वायस एक सम पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाणी विषय जहां हमने विवेक, उसकी बात करते। कोयल और कौवा एक ही कलर के होते, एक ही रंग के होते हैं, किंतु दोनों का महत्व अलग है। कोयल की आवाज में जो मधुरता है कौवे में नहीं। और मूर्ख और जो विद्वान है उसमें भारी अंतर है। विद्वान सोच विचार के कार्य करते हैं, मूर्ख जो है अपनी बुद्धि में का उपयोग न करते हुए जो उनके मन में आता कर डालते। तो इस तरह से कहना यह है कि जो राज धर्म का पालन करने वाला राजा है वही जो है प्रजा की रक्षा करता है और वहीं पर गृहस्थ धर्म का पालन हो सकता है, वहीं पर लोग उसके रक्षा चक्र के आवरण में रह सकते हैं। नहीं तो जहां अराजकता है और जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर तो किसी का जीवन ही सुरक्षित नहीं। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो कह के हट जाते हैं। गोवर्धन दास वो कहते बेटा अब नहीं मान रहा तो लेकिन जब कभी समस्या हो तो हमें पुकार लेना, हम आएंगे और तुमको सहायता करें। इस तरह से तीसरा अंक जो है इस विषय को लेके चलता है कि नारायण दास और गोवर्धन दास के गुरु महंत जो है गोवर्धन दास को शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि जो तुम देख के आए हो इस नगरी में, जो तुम कह रहे हो कि सारी चीजें एक ही भाव में मिल रही है, बड़ा सुखद है स्थिति है, वो सुखद नहीं है, वो अंत में कष्ट देने वाली सिद्ध होगी। इसलिए बेटा हम तो चलते हैं
तुम भी चलो, और यदि नहीं चलना चाहते हो तो रहो, लेकिन निश्चित ही तुम कष्ट में फंसोगे, क्योंकि ये चाल, ये व्यवस्था, ये रीति जो है ठीक नहीं है। लेकिन आश्वासन भी देते हैं कि चूंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए कभी विपत्ति में फंसना तो हमको याद करना, हम तुम्हारी रक्षा करें। तो इस तरह से तीसरा अंक समाप्त होता है। और चौथे अंक में हम क्या देखते हैं कि स्थान जो है राजसभा है, राजा मंत्री नौकर सब लोग ऐसा स्थान बैठे हुए हैं। वहां पर एक सेवक जो है आता है और उसमें बताता है कि किस तरह से जो है एक फरियादी जो है आया हुआ है, न्याय की मांग कर रहा है। और वो फरियादी जो है एक साधारण नागरिक है, जो ये बताता है राजा को, कल्लू बनिया की दीवार गिरने से मेरी बकरी जो है नीचे दब के मर गई। राजा कल्लू बनिया को ले आता, कथा पकड़ के ले आओ। तो फिर जो है बनिया आता है, और उसके बाद वो जो है कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, दीवार जो है इस तरह से बनाई गई कि कमजोर थी, वो गिर गई। फिर दीवार बनाने वाला पकड़ा जाता है, कारीगर जो है, फिर चूने वाला, फिर भिस्ती, फिर गणिरिया। और अंत में बात ये आती है निकल के कि गणिरिया जो है जब अपनी भेड़ों को लेके जा रहा था, तो उस तरफ से राजा की सवारी गुजर रही थी। कोतवाल ने जो है कहा जल्दी से हटाओ इसमें, यहाँ से भेड़ों को। उसमें उन्होंने अपना भेड़ जो है छोटी की जगह बड़ी दे दी। और इस तरह से घूम फिर के स्थिति ऐसी आती है कि कोतवाल को दोषी ठहराने का सिद्ध हो जाता है, कोतवाल ही दोषी। और उसमें कोतवाल को फांसी का हुक्म होने को होता है, लेकिन वो फांसी का जो फंदा है कोतवाल के गले से बड़ा निकल जाता है। और फिर उसके बाद एक बड़े आदमी की तलाश होती है फांसी देकर। तो ये पूरा जो प्रकरण है ये सिद्ध करता है कि जो अंग्रेजों की पूरी व्यवस्था थी, जिसको उन्होंने न्याय कहा कि न्याय है, इसमें यही उनकी न्यायकारी व्यवस्था है, उसमें किसी न किसी को दंड देकर के जो है ये सिद्ध करने का प्रयास करते थे अंग्रेज कि हाँ हम न्याय हो गया। तो इस तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि न्याय का तो मतलब ये है कि जब उसकी जांच की जाए और जो वास्तव में जो अपराधी है उसको दंडित। लेकिन यहाँ सारी चीजें घटित हो रही और उसमें कोई बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं हो रहा। पांचवा स्थान अरण्य है, और उस अरण्य में जंगल है, उसमें गोवर्धन दास अपना गा रहा है। देखिए भारतेंदु को रागों का बड़ा ज्ञान था, क्योंकि वो पुरानी जो भारतीय परंपरा थी साहित्य की, उससे को भी जानते थे, जुड़े हुए थे। और नवीन दृष्टि भी उनके अंदर थी, जिसके द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य को परिष्कृत करने का प्रयास भी किया। राग काफी में गोवर्धन दास का ये जो मतलब कहा गया उसके द्वारा जो है भारतेंदु कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सारी बात लाके कह दी है। ये जो लोग हाथ उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसे पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहे हो।
चैट वाला मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, चैट बबल्स, चैट, चैट आ गया मैं, कोई चैट आई नहीं अभी आपकी। तो इस तरह से 5वें अंक में अगर आप आकर के देखते हैं तो गोवर्धन दास राग काफी में कुछ गा रहा है। वास्तव में भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको कह रहे हैं, बता रहे हैं। अंधेर नगरी अनबुझ राजा टकासिर भाजी टकासिर खाजा। अब इसमें सारा जो वृतांत यही सिद्ध कर रहा है कि यहाँ पर गुणी लोग और गुणहीन लोग एक जैसे देखे जा रहे हैं, जबकि श्रेष्ठ जो राज व्यवस्था होती है वहां पर गुणवान और गुणी दोनों के अंदर भेद स्थापित किया जाता है। अब भारत की यही परंपरा रही, इसे वो बताते हैं कि कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं को, हर को वजह स्वर का हो, वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गौ एक कर जाना, सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर छड़, प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई रास बाबुलारी। अब देखो प्रगट रूप में जो सभ्य दिखते हैं स्वभाव में हारी छल करते हैं। चित्र खींच दिया, जेंटलमैन का जो एक रूप लिया था अंग्रेजों ने या अंग्रेज समर्थकों ने, उसको भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पकड़ लिया था उसको। छलियन के एक आके आगे लाख कहो एक नहीं लागे। कहते हैं छली जो दुष्ट लोग है कितने एकत्र हो गए हैं कि कोई एक व्यक्ति प्रयास करता तो सफल नहीं होता। और यही इसी में बात अंग्रेजों के विषय में कह रहे हैं वो सारा निकल के आ जा रहा है। जब वो कहते हैं अंधाधुंध मचो सब देशा, मानव राजा रहतु देशा। अब तो एकदम प्रकट रूप में यहाँ विषय आ गया है। कहते कि अंधाधुंध मचा हुआ है, जिसको जो मर्जी वही कर रहा है। चोरी डकैती जो है सरेआम हो रही है, झूठ लोग बोल रहे हैं, अदालत में जाके झूठ बोल रहे हैं और लोगों को फंसा करके झूठी गवाही दे करके जो है पैसे लेकर के जो व्यक्ति निर्दोष है उसको भी सजा मिल जा रही। और ऐसा लगता है कि यहाँ का राजा विदेश में रहता है। सीधी सी बात, अंग्रेज जिस राजा को मान के यहाँ शासन कर रहे थे, वाइसराय उनका प्रतिनिधि बैठता था, तो राजा तो लंदन में रहता था। ये सारी चीजें खुल के आ रही हैं। वो द्विज श्रुति आदर नहीं हो, भारतवर्ष की जो परंपरा है राज, वो द्विज श्रुति, गाय, ब्राह्मण विद्वान लोग और श्रुति माने वेद, सदैव आदर के पात्र रहे। लेकिन अंग्रेजों के राज में अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो वो हत्या जो है पूरा प्रचंड रूप में हो रही थी। ये गोमांस का भक्षण भी करते थे। द्विज माने विद्वान लोगों का कोई आदर नहीं था, वो तो किसी भी भारतीय का आदर नहीं करते। इसी तरह श्रुति जो है, वेद जो है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं थी, क्योंकि वो अंग्रेज ईसाई मिशनरियों को पूरा छूट दे रहे थे और वो बाइबिल को भारतवर्ष में प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे थे। खुलेआम जो है ईसाई मिशनरियां जो है वेद और सारे हिंदू धर्म ग्रंथों की निंदा करती थी। तो इस तरह से मानव निरपत्ति विधर्मी हो, कि राजा विधर्मी है, धर्म को नहीं मानता है, ऐसा ये बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो नाटक का जो ये अंक जा रहा है 5वां अंक, इसमें ये बात निकल के आती है, इसमें ये बताने कर रहे हैं कि अंग्रेजों का राज जो है
इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, मतलब कहने का प्रयास किया लोगों ने, बहुत उत्तम है, वो उत्तम नहीं है। भारतीयों का मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो है सुरक्षित नहीं है। जबकि विक्टोरिया महारानी जो वहां की थी, उसने 1858 में जो उनका घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसमें उन्होंने वादा किया था कि भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। किंतु फिर भी जो है अंग्रेज जो प्रशासन था यहाँ का, वो सारे जो है भारतीय को हीन दृष्टि से अपने को श्रेष्ठ मानते थे, और इस नाते वो अत्याचार अन्याय करना जो है जारी रखे हुए, क्योंकि वो बराबर मानते ही नहीं थे कि कोई हमसे बराबरी भी कर सकता है। ये सारी बात जो है यहाँ पर आ रही है, और इसमें ये निकल रहा है कि गोवर्धन दास जो है, उसका फंदा, जो फांसी का फंदा उस गले के नाप के बराबर आ जा रहा है, और इसलिए उसको क्या नाम है, फांसी देने के लिए पकड़ के ले जाना चाहते हैं। बहुत विनती करता है, मुझे मत पकड़ो, मैं साधु हूँ। तो यहाँ निकल के विषय क्या आता है कि वो जो प्यादे है वे क्या कहते हैं, यहाँ पर तो इस राज में तो साधु महात्मा लोगों की ही दुर्दशा है। अर्थात अंग्रेजों का राज जो है, जहां उनका राज चल रहा था, वहां पर अच्छे लोगों का, साधु महात्मा लोगों का उनके साथ तंग करना, उनको दंड देना, उनको हर प्रकार से मतलब कष्ट देना, ये अंग्रेज शासन की नीति थी। तो ये बात यहाँ निकल के आ गई। और फिर उसके बाद जो है बहुत वो दुहाई देता है गोवर्धन दास की, भाई मुझे फांसी ना दिया जाए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं तो बस इस संदेह नगरी में कुछ समय के लिए भिक्षाटन करने आया हूँ और फिर अपना चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी उसकी कोई बात मानने वाला नहीं, और बलपूर्वक उसको पकड़ के ले जाते हैं और फांसी देने का पूरा विचार करते हैं। छठवें अंक में लिखते हैं शमशान भूमि है, और वहां पर गोवर्धन दास को प्रतिरूप देने के लिए जो है ले जाते हैं सिपाही लोग जो है। अब यहाँ पर वो अपने गुरु को याद करता है। इसमें वो कहता है, हे गुरु, हे महाराज, मेरे प्राण की रक्षा करो। और फिर वो अपने कहे गए वचन के अनुसार महंत जो है प्रकट हो जाते हैं। फिर दोनों आपस में बात करते हैं, इसको और कोई सुन नहीं पाता है। कहते हैं महंत कि मैं अंतिम समय पर निश्चय को दीक्षा देना चाहता हूँ, तो कृपया सारे लोग हट जाएं और मैं इससे कुछ अंतिम बात कहूंगा। और उसमें ही जो है, जो आपस में उनकी बात होती है, अभी निकल के है कि क्या होती है। उसके बाद वो दोनों आपस में झगड़ते हैं कि फांसी पर वे ही चढ़ेंगे। अर्थात महंत कहते हैं मैं चढ़ूंगा, गोवर्धन दास कहता मैं चढ़ूंगा। अर्थात दोनों में एक प्रतिस्पर्धा चढ़ जाती फांसी पर चढ़ने। और ये दृश्य देख के सारे आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या है कि फांसी पर चढ़ने के लिए जो है दोनों लड़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं, जब वो बताते हैं कि बहुत सुंदर मुहूर्त है और इस समय सीधा उठ जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा। और इस तरह से ये जान करके कि बहुत उत्तम मुहूर्त है, इसमें मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा, तो राजा मंत्री कोतवाल सब आपस में झगड़ पड़ते हैं कि नहीं, हमको जो है हम फांसी चढ़ाएंगे। और अंत में राजा
सबको डांट के भगाता और कहता है कि नहीं, राजा के अक्षर, राजा के रहते कौन फांसी चढ़ेगा, हम जो है फांसी पर चढ़ेंगे। और फिर वो फांसी चढ़ जाता है और इस राज्य को चौपट राजा से मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से पूरा जो अंधेर नगरी का जो परिदृश्य है, इसको समझने की चेष्टा करिए। क्या कारण है कि भारतेंदु ने इस अंधेर नगरी नाटक का जो मुख्य पात्र जो है बनाया है वो महंत है। कोई जो है पढ़ा लिखा नवशिक्षित वर्ग का व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से वो शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे थे अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज से, कोई वकील नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई जज नहीं है, इस तरह का कोई व्यक्ति इसका नायक नहीं है। उन्होंने महंत को ही क्यों चुना, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अगर इस पर आप ध्यान से विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा महंत को नायक चुनने का जो मतलब उनका उद्देश्य है ये रहा होगा कि भारत की जो सुषुप्त धर्म चेतना है, उद्घाटन के साथ ही भारत का बल विक्रम वैभव बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी। बिना उसके भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। और एक कारण है कि यहाँ पर महंत जो है उनके द्वारा जो है नीति की बात कहलवाई गई है, क्योंकि संत लोग, सज्जन लोग ही नीति की बात रख सकते हैं। असंत लोग नीति की बात, बुद्धि विवेक की बात नहीं रह सकते। तो इस तरह से देखा जाए तो इस नाटक में भारतीय राजधर्म परंपरा की जो श्रेष्ठता है, भारतीय समाज की जो गुण विवेचन की जो क्षमता है, इस तरह से गुणी लोगों का आदर करना, गुणी लोगों को आदर नहीं देना, और दूसरी तरफ जो अंग्रेजों का सिस्टम है, उसकी जो राजनीतिक जो की व्यवस्था है, उसमें किस तरह की तमाम मतलब कमियां हैं, तमाम तरह से दूषित है वो, और उसका जो दुष्प्रभाव है उस भारतवर्ष की जनता पड़ रहा है, वो गरीबी और निर्धनता में फंस रही है, अशिक्षा फैल रही है, अन्याय जो है चरम पर है, कोई किसी गरीब की सुनने वाला नहीं है। तो सारा विषय इस अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु ले आते हैं। और उसमें एक चीज और वो करना चाह रहे हैं कि अन्यायी जो व्यवस्था है, अत्याचारी जो व्यवस्था है, उसका अंत करने में ही भलाई है, उसके रहने में भलाई नहीं है। और उसको युक्ति से, चतुराई से, नीति से समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर के राज में, इस व्यवस्था में न्यायी अधर्मी ये सब बहुत दिन नहीं रह सकते, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये नाटक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे हमें तत्कालीन जो सामाजिक, भारतवर्ष की सामाजिक जो दशा है, राजनीतिक जो दशा है, जो आर्थिक जो स्थिति, उसका भी हमें पता है कि उस समय का भारत कैसा था और भारतीय समाज किन किन समस्याओं से जूझ रहा था। अगर किसी को कोई प्रश्न करना है तो उनको अनम्यूट होके कुछ बोल रहे हैं तो मैं विषय बताऊं, क्योंकि मैं किसी का संदेश तो नहीं आया है जिसको मैं पढ़ के देखूं और फिर बताऊं। किसी कुछ पूछना है? अच्छा चलिए ठीक है। तो अब हम दूसरा जो नाटक है, अरे भाई हाथ उठा रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे, क्या जानना चाहते हैं आप? कर तो रहे हैं, लेकिन जब बोलेंगे तब तो। किसी को बोलने के लिए मना कर रखा क्या?
किसी को कुछ पूछना तो कैसे पूछेगा, इसमें तो नहीं, मुझे नहीं पूछना, जो पढ़ रहे हैं अगर वे कुछ पूछना चाहते हैं, हैंड राइज कर रहे हैं, तो बोल तो पा नहीं रहे हो। अनम्यूट मैं कैसे करूं? मैं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक, ठीक ठीक। अब दूसरा जो नाटक है उस पर आते हैं। दूसरा नाटक है चंद्रगुप्त, और ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त नाम का जो ऐतिहासिक पात्र है, मतलब हमारे हुआ भाई, आज जा रही है भाई। हाँ ठीक है, आज जा रही भाई। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद ने अंधेर नगरी के बाद लिखा। अंधेर नगरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी में 1850 में पैदा हुए थे, और 1889 के आसपास जयशंकर प्रसाद का जन्म भी काशी में ही हुआ था। जयशंकर प्रसाद ने ठीक ठाक संख्या में नाटक लिखे। वास्तव में वो तो मूलतः कवि थे, और उन्होंने रामायणी जैसा एक महाकाव्य भी रचा, जिसमें अभिजात प्रतिविजया दर्शन की जो उन्होंने स्थापना की, उसको प्रतिबिंबित किया नाटक काव्य में। लेकिन बहुआयामी व्यक्तित्व के जो है स्वामी थे जयशंकर प्रसाद, और वे कविता, नाटक, कथा साहित्य, निबंध, सब में उनका अपना योगदान रहा। अपने नाटकों के लिए बड़े चर्चित हुए। राजश्री, जन्मविजय का आ गया, ये सब उनके प्रसिद्ध नाटक। चंद्रगुप्त नाटक उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को लक्ष्य करके लिखा। भारत की राष्ट्रीय एकता इस तरह से पुष्ट हो, स्थापित हो, विचार था। आप जानते ही हैं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ये दोनों हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं, और भारत का इतिहास इनके चरित्र से भरा हुआ है। इतिहास के पृष्ठ जो है इनके चरित्र से भरे हुए हैं। चंद्रगुप्त नाटक को देखा जाए तो बहुत बड़ा नाटक है। नगरी तो छोटा सा एक नाटक है, है, लेकिन चंद्रगुप्त नाटक बड़ा नाटक है। और जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता है, जयशंकर प्रसाद पहले नाटक लिखने के पहले जो है उस नाटक की पूरी भूमिका लिखते हैं, पूरा खोज कर में, कथानक के संबंध में। और इस दृष्टि से इस नाटक का भी महत्व है। शंकर प्रसाद ने करीब करीब 30 पृष्ठों में चंद्रगुप्त नाटक के
और इसमें उन्होंने मौर्य वंश और चंद्रगुप्त का पूरा विवरण जो है, कैसे उसका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह से वो किस गणराज्य का मतलब वो उत्पन्न हुआ, किसने जो है किस वंश का था। तो चाणक्य का तो विख्यात ही है कि ये आचार्य चाणक्य के पुत्र थे और पाटलिपुत्र के निवासी थे। पाटलिपुत्र चाणक्य का निवास था और उसके बाद चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त का भी संबंध पाटलिपुत्र से निसंदेह स्थापित था। इन गुरु और शिष्य ने मिलकर के विदेशी आक्रांता जो है अक्षलेंद्र को, सिकंदर जिसे कहते हैं, उसको परास्त किया था और 305 ईस्वी पूर्व में सिल्लुकस को परास्त किया था और पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधते हुए विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भारत एक राष्ट्र है और इसकी अपनी सभ्यता है, संस्कृति है। यह अंग्रेज नहीं मानते थे, अंग्रेज इसको नकारते थे। भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे, राष्ट्रों का समूह मानते थे। भारतवर्ष के उज्जवल इतिहास के पृष्ठों को जो है काल्पनिक मानते थे और तमाम तरीके से प्रयासता की प्रोत्साहित किया जाए भारतीय। शंकर प्रसाद इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अंग्रेजों की इस प्रकृति को पकड़ा और उसका निराकरण किया। भारतीय समाज के अंदर जो विशेष करके नवशिक्षित जो वर्ग था उसके अंदर जो आत्महीनता की स्थिति पैदा हो रही थी, उसको करने की श्रेष्ठ रचनाएं सामने दी। इसमें चंद्रगुप्त नाटक बहुत विशाल नाटक है। इसमें देखेंगे तो पुरुष पात्र और स्त्री पात्र अच्छी खासी संख्या में। चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, नंद है, राक्षस, अमात्य राक्षस, तरुचि है, सकटार है, आम्बिक है, सिंगरण है, पर्वतेश्वर है, सिकंदर है, फिलिप्स है, एक मौर्य सेनापति है, इलिसाक्रेटीज है, देवल, नागदत्त गणमुख्य है, साइबर्टियस है, मेगास्थनीज है, नरेश है, सिल्लुकस है, दंडायन है। ये पूरा आपको पात्र समझना पड़ेगा, तब इस नाटक के अंदर की जो चीजें निकल के आपको सामने आए। इसी तरह से स्त्री पात्रों में देखें तो अलका है, सुवासिनी है, कल्याणी है, लीला नीला है, मालविका है, कार्नेलिया है, मौर्य पत्नी है, एलिस है। ये स्त्री और पुरुष पात्र जितने हैं सारे मिलके इसकी रचना करते हैं, इसकी रचना को बनाते हैं। अब जो नाटक है चंद्रगुप्त जो है, देखिए और उन अंकों में दृश्य है, लंबे लंबे, क्या नाम है, संवाद है। शंकर प्रसाद भारतीयों की जो ऐतिहासिक जो चेतना है उसको संतुष्ट करना चाहते हैं। अब प्रथम दृश्य अगर देखें तो आप उसमें देखेंगे कि चाणक्य, सिंहरण, आम्बिक और उसके साथ जो है आम्बिक की बहन अलका, ये सबके जो है संवाद है प्रथम दृश्य में। और इसी में भारतवर्ष एक है, उसकी जो चेतना है, उसकी अभिव्यक्ति एक है, इसको लेके इसे निकल के आता है। जैसे कि चाणक्य का एक संवाद यहाँ पर दृष्टव्य है, ये अक्सर व्याख्या में भी पूछा जाता है। और जो शंकर प्रसाद की इसमें ऐतिहासिक दृष्टि भी आ रही है। चाणक्य जो है कहता है सिंहरण और चंद्रगुप्त को, सिंहरण अपने आप को मालव कहता है,
और चंद्रगुप्त जो है मागध कहता है, मगध, मगध से मागध, और मालव मद्रास तो था ही। चाणक्य के माध्यम से जो बात का हुआ है, जयशंकर प्रसाद, ध्यान देने योग्य। तो मालव हो और ये मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है। परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। अर्थात भारतवर्ष में किसी भी प्रांत में उत्पन्न जो व्यक्ति है, उसकी पहचान केवल उसके प्रांत से नहीं है, उसकी भाषा से नहीं है, उसकी पहचान इस पूरे राष्ट्र से है। और यह जो विषय है भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए हम देखते हैं कि भारत का जो स्वाधीनता संग्राम लड़ा जा रहा था, उसकी अपनी विशिष्टता थी। भारत का कोई भी जो क्रांतिकारी कहिए या जो भी योद्धा कहिए, अंग्रेजों के प्रशासन से पूरे भारत वर्ष में सुशासन, सुभिक्ष और हर प्रकार से जो है अनाचार अत्याचार का अंत हो जाए, इस कामना से भारतवर्ष के योद्धा जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। इस समय भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है क्रांतिकारी सशस्त्र जो है जब लड़ रहे थे, उस समय ही ये नाटक भी आया था। तो इन दोनों का अपना एक औचित्य भी है। जिस समय जयशंकर प्रसाद ये बात कह रहे थे, उसी समय भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए सशस्त्र जो है क्रांति चल रहा है, जिसमें हम जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसे जो क्रांतिकारी थे वे जयशंकर प्रसाद के स्नेह पात्र थे। तो इस तरह से क्षेत्रीयता की जो भावना, भाषा के भेद की जो भावना पनप सकती थी, वो न पनपे, इसको लेकर के इस नाटक में बहुत अच्छे से विषय को स्पष्ट किया गया है। ये नाटक जो है कहने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचा गया, और इसकी जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वह ईसा से 500 वर्ष पूर्व के लगभग की है। प्रकारांतर से देखने में लगेगा कि उसी समय की चीजों को लेकर के सारी चीजें सीखने की, किंतु साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार अपने समय की जो समस्याएं हैं, जन समाज की जो आकांक्षाएं हैं, उसको छोड़ करके अलग से वो नहीं चल सकता। इस कारण इस नाटक में भी अपने समय की गूंज भी है, और ये गूंज जो है चाणक्य के इस कथन से दिख जाती है। अर्थात कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक पूरा जो भारतवर्ष है वो एक है। और इस तरह से इस जो है दृश्य में हम देखते हैं कि भारत राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए कि वो किसी व्यक्ति और किसी प्रदेश के सम्मान से अधिक सम्मान जो है भारत का सम्मान। भारत का सम्मान है तो सबका सम्मान है, भारत का सम्मान नहीं तो किसी का सम्मान है। तो इस तरह से ये विषय आता है। इसके अगर शिल्प को देखेंगे, इस नाटक के जो रचना विधान को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके लगभग जो है सभी दृश्यों में गीत भी बड़ी मात्रा में आए।
तो ये जो गीत है, ये गीत जो है बता रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों की शैली। देखो राग काफी आदि में जो है बात उन्होंने भी कहा, अंधे नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी, लेकिन चूंकि युग बदल गया और उनकी काफी समय बाद जो है ये जयशंकर प्रसाद का नाट्य साहित्य जो आया, तो इसमें खड़ी बोली हिंदी का जो एक वैभव है, शैवात का पूरा वैभव जो है इस गीतों में है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के धन रस कंठ हरते, इलाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों, अधरों के मधुर कगारों में कलकल ध्वन की गुंजारों में। तो ये पूरा है जो काव्य में जो प्रस्तुतियां हैं, छायावादी कविता का जो अपना विशिष्ट जो स्वरूप है इस नाटक में भी आता जा रहा है। और इसी में आगे चल करके राव कार्नेलिया द्वारा जो गाया गया विख्यात जो गीत है, चंद्रगुप्त जो नाटक है इसके सारे दृश्यों को अगर देखें तो उसमें क्या दिखता है, उसमें दो चीजें दिखती है। एक तो जो नाटककार है कथानक तो ले रहा है ऐतिहासिक, और उसकी ऐतिहासिकता की रक्षा करने का प्रयास भी करता है, किंतु दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि वह अपने समय की आवाज को ही इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से प्रतिबिंबित करने में पूरा सफल हो जाता है, और यही इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसमें हम देखें तो हम पाते हैं कि जो चंद्रगुप्त नाटक है इसमें जो इसका जो मूल उद्देश्य है वो स्वाधीनता है। जब चंद्रगुप्त और चाणक्य तक्षशिला में रह रहे थे, उनका अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा था, तक्षशिला गुरुकुल के किसी समय चाणक्य भी जो है छात्र रहे थे, और फिर वो वहीं पर शिक्षक के रूप में आते हैं, और चंद्रगुप्त जो है वहां छात्र के रूप में दिखते हैं। तक्षशिला भारतवर्ष का सीमांत प्रदेश है। ये आज का जो गांधार है अफगानिस्तान के में पड़ता है, वहां पर तक्षशिला की स्थिति उस समय थी। सीमांत जो है प्रांत है, और हम देखते हैं कि उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अपने अपने राज्य को, प्रदेश को ही भारतवर्ष मान करके और उसकी उन्नति करके उसकी सुरक्षा को लेकर के ही लोग चिंतित रहते थे। 16 महाजनपद की स्थिति थी किसी समय भारतवर्ष में, उसमें तक गांधार महाजनपद भी था। इस नाटक के माध्यम से इस पूरी सोच को हटाने की बात की गई है। गंधार ही भारतवर्ष नहीं है, कैकई भारतवर्ष नहीं है, मगध ही भारतवर्ष नहीं है। भारतवर्ष अगर आप कहते हैं, ये सारे जो प्रांत हैं, सारा जो भूभाग है, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक का जो पूरा भूभाग है, यह भारतवर्ष है। भारत की पूरी राष्ट्रीय एकता का उद्घोष ये नाटक करता है, और इसलिए इसमें जो दो तरह के भारत के अंदर के भी जो
लोग हैं उनको दो तरीके से बताया गया है। एक वे आंबिक जैसे पात्र जो अपने निजी हित के लिए, निजी हितों के लिए बनाए रखने के लिए राष्ट्र हितों को बलिदान, जब वो संधि करता है सिकंदर से, तो उसमें उसका निजी हित तो पूरा हो रहा है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय हित जो है उसको क्षति हो रही है। ऐसे पात्र भी रखे हैं। इतिहास के साथ न्याय भी किया, क्योंकि आंबिक ने अगर ऐतिहासिक विवेचना की जाए तो सिकंदर संधि की थी। लेकिन वही अलका नामक जो पात्र का सृजन किया है सभी ने, तो उसमें ये दिखता है कि उसके अंदर कितनी अटूट देशभक्ति है, और इसलिए वो व्यक्तिगत जो हितों का, सुखों का बलिदान करके देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो है अपूर्व बलिदान करती है। इस तरह से पात्रों का जो विभाजन किया जयशंकर प्रसाद ने, उसमें बहुत बारीकी है, इसको समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ ऐसे पात्र है जो प्रत्यक्ष भारत के शत्रु में, सिकंदर जो अक्षलेंद्र है और उसके सेनापति आदि जो भी हैं, ये भारत के प्रत्यक्ष शत्रु हैं, भारत के मान मर्यादा को नष्ट करना चाहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि उनका प्रतिकार करने के लिए जो पात्र इन्होंने चुने हैं, वो सिंहरण जैसा योद्धा इस नाटक का प्रमुख पात्र है, जो मालव गणराज का युवा राजकुमार है और युद्ध में बारंबार जो शत्रुओं को परास्त करता है। चंद्रगुप्त अपने आप में स्वयं देखा जाए तो इस नाटक का नायक भी कह सकते हैं। तमाम जो उसको लेके चलते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक है, तो कुछ की दृष्टि से चाणक्य इस नाटक के नायक है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो नाटककार है उसके चिंता में, उसके चिंतन के मूल में जो है भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता है, कि किस तरह से बची रहे, किस तरह से भारत शत्रुओं से मुक्त हो, यह जो है नाटककार की चिंता है। अब इसके जो तमाम जो अंक हैं और उसमें जो दृश्य हैं, उन दृश्यों का जो पूरी तरह से इतिहास की रक्षा करने के लिए इन्होंने की है, ताकि लगे कि उस काल पर नाटक लिखा गया, और इन्होंने किया भी है। इस तरह से इन्होंने अमात्य राक्षस और काल्पनिक पात्र सुवासिनी को निकाल के ले आए हैं। फिर उसके बाद जो है मालविका जैसे पात्र गढ़े हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि इतिहास के तमाम जो है पृष्ठ को खोलने की प्रक्रिया में उन्होंने कुछ काल्पनिक पात्र भी रखे हैं, जो इस नाटक की कथा को आगे बढ़ाते हैं, और उसमें उनकी भी अपनी भूमिका सिद्ध होती है। लेकिन मुख्य जो पात्र है, उन पात्रों के द्वारा जो कही गई बातें हैं, ये जो है इसे को बहुत स्पष्ट करती है। जैसे चंद्रगुप्त के वंश को लेकर के, जाति को लेकर के जो विवाद संस्कार में खड़ा किया, समाज में खड़ा हुआ, उसको चंद्रगुप्त नाटक जो है हटाता है। जैसे चंद्रगुप्त क्षत्रिय है,
चाणक्य कहते हैं कि आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को विश्लत्व मिला। वस्तुतः वे क्षत्रिय हैं। बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके स्रोत संस्कार छूट गए, परंतु इनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं। और महाराज, धर्म के नियामक ब्राह्मण है, मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है कि वह अपने रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए, सेवा के लिए इतर वर्णों को का संगठन कर लेगा। राजन्य संस्कृति से कहने का मतलब यह है कि जो उस समय बात चल रही थी, आर्य समाज का एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कर चुके थे। भारतीय नवजागरण में और हिंदी प्रदेश में उनकी महती भूमिका। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बहुत जो विषय जो उस समय उन्होंने उठाया वो ये था कि व्यक्ति जो है जन्म से महत्वपूर्ण नहीं होता, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता अपने कर्म से। इसलिए उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था की जो मान्यताएं थी उसको वेदों की कसौटी पर कसा और उसमें बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जो है प्रवृत्ति है, ये जो है एक प्रकार का कार्य है, एक प्रकार का क्षमता है। और इस नाते जिसके अंदर जो क्षमता है उसको देखिए तो चाणक्य कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त का कुल क्षत्रिय ही था। उन्होंने धर्म, कुलाचार आदि छोड़ दिया अपना परिस्थितिवश, किंतु अगर नहीं भी है तो भी ब्राह्मण का अधिकार है कि वह किसी को दीक्षित करे राजन्य कार्य के लिए और वो उससे वैसा कार्य करा डाले। अर्थात ये जो जातिगत ऊंच नीच की जो सारी भावना उस समय दिखाई दे रही थी और उस नाते समाज का एक बड़ा वर्ग जो अपने को कुंठित महसूस कर रहा था, उसको जो है ये नाटक दूर करता है। और इससे ये विषय निकल के आता है कि समाज में जो है ये बात उचित नहीं है कि किसी को उसके जन्म के नाते उसको कोई मतलब जन्म लेना उसमें नहीं है। व्यवस्था है कि किसी घर में जन्म, किंतु श्रेष्ठ कर्म करके प्रतिष्ठित होना, मान सम्मान पाना जो है ये हर व्यक्ति के अधिकार में है और उसको वह मिलना ही चाहिए, ऐसा ये नाटक जो है बता रहा है। तो इस तरह से जो उदार आंदोलन विषय वो कर रहे थे, स्त्री का विषय था, मनुष्य की जो प्रतिष्ठा का विषय था, राष्ट्रीय एकता का विषय था, वो सब जो है जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों इस नाटक में ला रहे थे और उसको बता रहे थे कि किस तरह से भारतवर्ष की जो पूरी परंपरा है वह मनुष्य के मान सम्मान को किस तरह स्थापित करती है। कोई जन्म लेने के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होता, कर्म करने से छोटा बड़ा होता है। एक चीज अगर आप देखें इसमें तो दंडायन का जो प्रसंग है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आएगी। जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष की जो परंपरा है और जो यूरोपियन जो सोच है उसमें मौलिक भेद है। भारतवर्ष में लोग शास्त्र कहता है और ये हमारे यहाँ स्थापित मानता भी है कि आत्मा शरीर को धारण करती है। यूरोप उल्टा चलता है, वहां
शरीर आत्मा को धारण करता है, इस तरह का विचार परम किया। एक महात्मा है, ऋषि है, जंगल में है, और वहां पर जो है सिकंदर भेजता है अपने सेनापति को, जाओ और उसको पकड़ के ले आओ। क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि जो सिकंदर से कि तुम जाओगे जब भारत में, तो वहां से ले आना किसी संत को, मैं उससे वार्तालाप करना चाहूंगा। तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसा करता है। किंतु दांडायन जो है उसको, उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और बताते हैं कि सिकंदर तो मेरा शरीर ले आ सकते लेकिन आत्मा को नहीं ले आ सकते। बहुत अद्भुत प्रकरण है और उसमें चंद्रगुप्त के नाटक के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं, चंद्रगुप्त जो है कि जो मानव का जो स्वभाव है, मनुष्य का जो स्वभाव है, उस स्वभाव की जो प्रकृति है उसमें दोनों चीजें हैं, आसुरी और दैवी दोनों प्रकृति है। आसुरी प्रकृति कभी भी सृष्टि का कल्याण नहीं कर सकती। दैवी प्रकृति उसी से सृष्टि का कल्याण हो सकता है। और भारतवर्ष में तो सदा मान्यता रही है कि इस मृत्यु स्थिर नहीं है, मानव शरीर और सारी जो वस्तुएं हैं सब एक न एक दिन नाश हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति धर्म का पालन करे, किसी लोभ में, किसी इच्छा को पूर्ण करने के चक्कर में न रहे। और यही कारण है कि यहाँ संतों जो है एक प्रवृत्ति, और यहाँ पर कभी भी कोई ये नहीं जो है इच्छा रखता है कि हम अन्याय से, अत्याचार से चीजों का संग्रह करें। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको दंडित तो करता ही राजा, राजदंड तो मिलता ही है, लेकिन सामाजिक जो व्यवस्था है, धार्मिक जो व्यवस्था है, उसमें भी ऐसे जो तत्व हैं वो निंदित किए गए, उनको अच्छा नहीं माना गया। तो ये जो सारा विषय है ये दंडायन प्रकरण में आपको मिल जाए। दूसरी बात जो यहाँ पर आई है कि उन्होंने दिखाया है कार्नेलिया का जो प्रकरण, कार्नेलिया भारतवर्ष में आई है वहां से यूनानियों के साथ और यहाँ रह गई है, और वो जो चीज देखती है तो उसके माध्यम से चंद्रगुप्त ने जो है नाटक में बात निकल के आई है किस तरह से ये देश संसार से सुंदर है। तो ये जो विषय है इसमें अभी हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने कविता में उपस्थित किया उसको। कार्नेलिया ने पूरा गाया है, पूरा गीत गाया जाता है, और यह मधुमेह देश हमारा। तो इसमें जो विषय है तो ये बता रहा है कि भारतवर्ष तो कहने के लिए सुंदर नहीं है, सब पे नहीं है, बाहर जो वो उनको ये विषय लगता है कि कितना सभ्य देश है, किस तरह से इसको सजाया है। और इस तरह से देखेंगे तो जो नाटक है, नाटक
हर प्रकार से ये देता है विषय जो है कि भारतवर्ष केवल कहने के लिए नहीं, भारतवर्ष वास्तव में यथार्थ रूप में जहाँ का जो निर्माण है, यहाँ पर हम मतलब लाखों वर्ष से, जो हजारों वर्षों से जो ऋषि लोग यहाँ हुए, विचारों का निर्माण ऋषियों की वाणियों से हुआ है, जिसमें भातृत्व की भावना, प्रेम की भावना, सबके सुख की भावना, ये सारा जो विषय है ये यहाँ पर रखा गया है। और इस देश को, इस सुरम्य देश को, इस भारतवर्ष की जो है सुखद स्थिति को जो लोग भी नष्ट करना चाह रहे हैं, जो भी इसको हानि पहुंचाना चाह रहा है, उनका प्रतिकार करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी उस संस्कृति को जाने और उससे प्रेरणा लें। जहां तक इस नाटक के शिल्प पक्ष की बात है, तो आप देख ही रहे हैं कि कितना बृहद नाटक है और कितना दृश्य है इसमें, कितने अंक हैं। तो इस दृष्टि से इस नाटक की जो रंगमंचिता है वो थोड़ी बोझिल जो है कह सकते हैं, कि इतना बड़ा बड़ा जो संवाद, इतने पात्रों को इकट्ठा करना, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। और इसीलिए जयशंकर प्रसाद के नाटकों के साथ जो है ये मतलब समस्या रही कि उसको खेलना जो है लोगों के लिए बड़ा सहज नहीं था, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने जो नाटक लिखा, उस नाटक का जो मूल था वह अभिनेता से पठनीयता पर था। उस नाटक को पढ़ करके लोगों के अंदर जो है भारतवर्ष के इतिहास के संबंध में जानकारी मिले, लोग भारत की जो है राष्ट्रीयता को समझे, भारत के वैभव को समझे, भारत के ज्ञान से, उसकी पूरी परंपरा से भारत का समाज जो है परिचित हो, इसको लेकर के उनका मुख्य उद्देश्य रहा होगा। किंतु ऐसा नहीं है कि इस नाटक को रंगमंची मतलब अभिनय नहीं किया जा सकता। कई बार इसको अभिनय किया गया है कुछ काट छांट करके जो है, लेकिन ये है क्योंकि इसमें जो है एक तो स्थान और ताल और सारा जो संकलन त्रय जिसकी बात आती है, उसमें भी जो है मतलब श्रम करना पड़ेगा अगर नाटक खेला जाए तो। क्योंकि ये काफी लंबा परिदृश्य अपने समेटे हुए, एक तरफ शिला है, वहाँ का क्रम है, एक तरफ पाटलिपुत्र है, वहाँ घटनाक्रम है। तो ये सारा जो है उतना आसान नहीं है कि इसको तुरंत समझ लिए, लेकिन फिर भी जो नाटक खेलने वाले या जो नाटक को मंडित करने वाले हैं, उन्होंने इसको किया है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये नाटक खेला जा सकता है। इसकी जो कठिनाई है उसको भी नाटक की भाषा को लेते हैं। भारतेंदु का जो नाटक हमने अभी देखा देव नगरी, तो उसकी जो भाषा है वो मिली जुली आपको दिखाई देगी, क्योंकि उस समय भाषा बन रही थी, हिंदी भाषा बन रही थी। किंतु अभी जो नाटक दिखा गया 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, तो इस नाटक में बहुत प्रांजल भाषा हम देखते हैं, सुष्टु भाषा है,
संस्कृत निष्ठ भाषा है। क्यों? क्योंकि खड़ी बोली जो हिंदी है वो 19वीं शताब्दी में जिस तरह से बन रही थी, तो 20वीं शताब्दी में आप देखें तो द्विवेदी युग में जो है तब सदगुरु ये लोग व्याकरणिक रूप से हिंदी को ठीक करने का एक आग्रह रख रहे थे। तो इस तरह से प्रसाद तक आते आते हिंदी का अपना एक रचनात्मक रूप जो है स्थिर हो रहा था और पूरा प्रयास चल रहा था। तो उस दृष्टि से देखा तो यहाँ भाषा का रूप मिलेगा। आप इसके पूरे संवाद को देखें, गीत को, सब में वो निष्ठ पदावली दिखेगी। जैसे अभी ये कार्मेलिया का जो गीत है उसमें ही देखें, इसे गीत उन्होंने गाया है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमेह देश। लग सुरधुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, अरुण यह मधुमेह देश। अब इस पूरा जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे तो पूरा संस्कृत निष्ठ पदावली जो है शंकर प्रसाद ने जो है पदावली और व्यंजनात्मक जो है अभिधा, अभिधा जो शक्ति है, सब शक्ति से हटकी जो व्यंजना और लक्षणा पर आधारित होकर के सारा जो खड़ा हो रहा था, उस नाटक में भी इसका पूरा तुक दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से संवादों में भी ये चीज दिखाई दे रही है। मतलब भाषा का जो संस्कार छायावादी काव्य कर रहा था उसका पूरा प्रभाव जो है इस नाटक में भी है, क्योंकि छायावाद के स्वयं एक बहुत बड़े कवि थे जयशंकर प्रसाद, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अगर आज की जो भाषा है हिंदी, अगर उससे हम देखें, इसको तुलना करें तो हमें मतलब आज के जो लोग हैं उनको थोड़ा कठिनाई होगी, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो हम आज की जो हिंदी है बोलचाल में उसका नहीं करते। इसमें तमाम जो है अरबी फारसी और उर्दू का रहे हैं, अरबी फारसी अंग्रेजी के शब्द जो है मिल करके इसमें हिंदी में हम व्यवहार करते हैं, क्योंकि लिखने का अपना अलग तरीका होता है। तो इस दृष्टि से देखा तो ये पूरा टकसाली हिंदी है पूरा एकदम से। शंकर प्रसाद ने इस भाषा को पूरा गढ़ा है और छात्रों के लिए भी मतलब इसको जानना समझना जो है ना सहज नहीं। तो भाषा थोड़ी क्लिष्ट है और नाटक के लिए इतनी क्लिष्ट भाषा अच्छी नहीं मानी गई है। तो इस दृष्टि, क्योंकि भाषा समझने के लिए पात्र को शब्दकोश देखना पड़े तो फिर तो उसकी थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि नाटक मान लीजिए नाटक को देखा जा रहा है और वो तत्क्षण लोगों की समझ में आ जाए, इस दृष्टि से नाटक की अपनी विशेषता होती है। लेकिन यहाँ नाटक जो है थोड़ा सा भाषा की दृष्टि से देखें तो लोकप्रिय भाषा का इसमें मतलब कम प्रयोग किया गया है और शंकर प्रसाद ने संस्कृत निष्ठ हिंदी की जो शैली है उसको जगह दिया। लेकिन फिर भी अगर इसको देखा जाए तो इसमें जड़ता नहीं है, प्रवाह भरपूर है। जैसे अभी देखिए चाणक्य जो ये विषय कह रहे हैं, प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्यों में एकाधिपत्य का होना आवश्यक है। अब ये जो लाइन है कहीं से इसमें कोई बाधा नहीं, प्रवाह जो है पूरा बना के रखा है। जैसे अलका का एक लाइन है, सिंहरण मेरी
आशा देख रहा होगा और मैं यहीं पड़ी। अब ये जो लाइन है, इसको भी अगर कोई बोले तो ऐसा नहीं कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन वही है कि कहीं कहीं जब लंबा जो है वार्तालाप चल रहा है, उस समय कुछ ऐसे शब्द जो है आ जा रहे हैं जो पाठकों के लिए थोड़ा सा समझने में कठिनाई का कारण बन सकते हैं। जैसे परंतु सिकंदर के में प्रत्यावर्तन में भी प्रत्यावर्तन जैसे शब्द जो है थोड़े से क्लिष्ट हो सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में शब्द है और बहुत प्रयोग में नहीं होते लोगों के। आज के समय में देखा तो नहीं होते, उस समय भी शायद बहुत लोग नहीं प्रयोग करते थे। तो ऐसे शब्दों का तत्काल अर्थ प्राप्त करना जो है दर्शक के लिए सहज नहीं। तो इस तरह से हम देखा तो उसकी भाषा में कुछ गुण भी हैं तो कुछ शिथिलता भी है। जो मतलब छोटे संवाद है वहां बड़ी तेजी, जैसे पंच में आप पूरा देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे संवाद हैं। और पंचम दृश्य दूसरे अंक का पंचम दृश्य, जिसमें दूसरे द्वितीय अंक का पंचम दृश्य। अगर इसमें देखें तो बंदे गृह में घायल सिमरण और अलका। अलका अब तो चल फिर सकोगे, सिमरण हाँ अलका, परंतु बंदे गृह में चलना फिरना व्यर्थ है। अलका नहीं मानो और शीघ्र स्वस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारी आवश्यकता है। अब ये जो सिमरण और अलका के बीच का जो संवाद है वो इतना तेजी से चल रहा है और इसमें इतना मतलब शंकर प्रसाद ने नाट्य का जो है सुंदर प्रयोग किया है नाट्य भाषा का, कि यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं है। कई कई तो एक ही मतलब वाक्य में एक ही शब्द में जो है घटित हो रहा है संवाद। जैसे सिकंदर की सेना रावी पार हो रही है, पंचनस से संधि हो गई है, अब यवन लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आर्य चाणक्य का एक सुना, अब सिमरण कैसे कैसे में ही जो है आपका एक संवाद हो गया। क्यों, कैसे, क्या, ये सब जो एक एक जो शब्द में जो संवाद घटित हो रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि उनको इस बात का ध्यान था कि नाटक में जो है एक जो है त्वरित जो गति है वो जरूरी है, ताकि थोड़ी सी नाटक का जो कथानक है तेजी से आगे बढ़े। तो हम देखते हैं तो क्या है, वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या करना बेटा? सर आपकी बीच बीच में ना आवाज रुक रुक के आ रही है। अब आ रही है जी सर। आवाज? आ रही है ना? जी सर। अच्छा, तो मैं जो चीज बता रहा हूँ शंकर प्रसाद के भाषा के जो उन्होंने विनियोग किया है, हिंदी का जो भाषा का जो रूप था उस समय, कई प्रकार की हिंदी की शैलियां थी। उर्दू अरबी फारसी मिश्रित जो हिंदी थी, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने जिसका बहुत उपयोग किया, भारतेंदु ने बीच का रास्ता निकाला। लेकिन शंकर प्रसाद ने जो हिंदी का जो है गठन किया, रचना किया अपने साहित्य में, वह जो है संस्कृत निष्ठ जो हिंदी है, संस्कृत के शब्दों का जो व्यवहार है वो उन्होंने इसमें किया। और इस दृष्टि से इनका जो नाटक है और उसमें जो संवाद है, गीत है, वो देखे से इन्होंने किसी किसी दृश्य में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया, कहीं तो एक शब्द से ही काम चला लिया है ताकि
नाटक में गति बनी रहे, गतिशीलता तेजी से घटित हो। लेकिन कहीं कहीं उन्होंने बड़े बड़े जो पूरे मतलब संवाद खड़े किए हैं, जैसे कि आप दूसरे अंक के 6वें दृश्य में जाएंगे तो मालवों के स्कंधावार में ये जो स्कंधावार है, ये भी अपने आप में लोगों को तुरंत समझ में नहीं आएगा। तो वहां पर स्कंधावार, स्कंद घोड़ा बोलते हैं, शिविर है जहाँ घोड़े हो, सेना हो, शिविर। इस तरह से पूरी संस्कृत निष्ठ हिंदी का उन्होंने उपयोग किया है। और 6वें दृश्य में आप देखेंगे तो चाणक्य का जो पूरा मतलब गणन है, इतना लंबा है, इसको याद करना भी मतलब सामान्य नहीं है उसके लिए, पात्रों के लिए। और उसमें पूरा इन्होंने लंबा लंबा इस तरह से दिया। और कहीं जहां पर छोटे पात्र हैं उनसे बहुत तेजी से जो है उन्होंने कथानक को आगे बढ़ाने के लिए संवाद रखे हैं। तो इस तरह से हर अंत में आप देखेंगे तो इस नाट्य की जो शैली है उसमें दिखेगा कि छोटे संवाद भी हैं, गतिशील हैं, और बड़े संवाद हैं थोड़े से जो गंभीर हैं, लेकिन भाषा दोनों की संस्कृत निष्ठ हिंदी उन्होंने रखी है। और इस दृष्टि से इस नाटक की अपनी एक विशेषता है। तो ये नाटक जो है कथानक तो लेता है दक्षिण भारत का, लेकिन इसमें अपने समय की जो समस्याएं हैं, अपने समय में जो भारत जो अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था, जिससे वो अवगत थे जयशंकर प्रसाद जो है। और इस नाते वो ऐतिहासिक प्रकरणों को उठा करके तत्कालीन जो भारतवर्ष की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि साहित्यकार और साहित्य का जो मूल ध्येय होता है, जनता की जो समाज की जो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें। और उस समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी भारतीय राष्ट्रीयता को किस तरह से जो है स्थापित किया जाए, भारतीय राष्ट्रीयता को खंडित करने का जो प्रयास हो रहा था, जो कुचक रचे जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज समर्थकों के द्वारा, तो किस तरह से उसका मतलब निराकरण हो, कैसे भारत का जो वैभव है, भारत की जो प्राचीन एक जो उसका प्राचीन इतिहास है, उसकी पूरी सांस्कृतिक जो प्रतिष्ठा है किस तरह से रही है, कैसे उसको पुनः सामने लाया जाए। इस दृष्टि से नाटक जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा, और ये नाटक अपने आप में पूरा संदेश देने में सफल भी हुआ, ये बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत लोगों ने इसको पढ़ा और अब तक पढ़ते आ रहे हैं। और इसने हमारे इतिहास की प्राचीन जो है उन पृष्ठों को खोला जिसमें हमने शत्रुओं को मार करके जो है विजय प्राप्त की। उससे प्रेरणा लेकर के जयशंकर प्रसाद चाहते थे कि उसका तत्कालीन जो समाज है वो भी प्रेरित हो, और जो उस समय के जो भारत के जो शत्रु हैं, जो भारत को हानि पहुंचा रहे हैं, भारत की स्वाधीनता में जो बाधक हैं, उनको भी जो है भारत से बाहर खदेड़ करके जो है भारत अपना पुराना जो वैभव है, जो उन्नति की उसके सारे जो आयाम हैं, जीवन की जो सारी उसकी जो गतिशीलता है, जो उसका समन्वय है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारत प्राप्त कर सके। इस दृष्टि से इस नाटक का अपना बहुत बड़ा महत्व है। इसको हमको जानना चाहिए, और उसको जान करके जो है हमें आने वाली जो परीक्षाएं हैं उस दृष्टि से आप इस नाटक को देखें, और उसमें जो है इस तरह से प्रश्न आपके सामने आते हैं तो उसका उत्तर देने का प्रयास करें। लग रहा है 12:30 हो गए हैं, और हम 2 घंटे तक जो है आपसे मुखातिब रहे हैं, आपको बताते रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो रखें, 12:30 हो गए हैं, फिर हम आगे विराम लेंगे और फिर 2:30 बजे जो सर है। मेरा एक प्रश्न है। बोलिए।
सर नाट्य शिल्प और रंग शिल्प में क्या अंतर है? क्या कर रही हैं? सर नाट्य शिल्प होता है जो नाटक में, और रंग शिल्प होता है, वो दोनों एक ही चीज है या उन दोनों में अंतर है कुछ? देखिए, इसमें कोई बहुत सूक्ष्म अंतर नहीं है। कहने का एक ढंग है। जो रंगमंचीयता है तो उसमें सीधी सी बात है, रंग मतलब कलर। क्योंकि जब तक कोई चीज दिखेगी नहीं, दृष्टव्य नहीं होगी, तब तक कैसे उसको हम देखेंगे, कैसे मानेंगे? तो नाटक दृश्य काव्य है, शुरू से हम मानते आ रहे हैं इसको। एक तो कविता वो जो पढ़ी जाती है, तो पढ़ करके आह्लादित होते हैं लोग, प्रसन्न होते हैं, रस प्राप्त करते हैं। लेकिन नाटक को देख करके, उसका मंचन देख करके आह्लादित होते हैं, रस प्राप्त करते हैं। इस दृष्टि से दृश्य काव्य। तो वो कैसे उसको डेकोरेट किया जाए, कैसे उसको सजीव किया जाए, कैसे उसको सौंदर्य से संपृक्त किया जाए, उसकी जो सारी योजना है वही रंगमंचीयता है। और उसी को आप मतलब अभिनेता भी कहते हैं। जहां तक नाटक का शिल्प आपने कहा, नाटकीयता, तो वह भी नाटक का ही अपना एक अंग है। कथोपकथन है, संवाद योजना है, और इस तरह से जो है तेजी से जो है उसी कथानक को बढ़ाया जाए। तो ये जो नाटकीयता है, ये नाट्य शिल्प है, स्वयं तैयार करता है वो नाटककार। लेकिन रंगमंचीयता का तो आने वाले जो निर्देशक है, नाट्य निर्देशक है, वो अपने हिसाब से उसको और सुंदर बनाते हैं। तो इस दृष्टि से आपने जो नाट्य शिल्प और रंग शिल्प की बात कही है, तो कुछ मामलों में अलग अलग दिख सकती है, हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, संभावना है इस। और कोई? सर जैसे कि पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंधेर नगरी नाटक के रंग शिल्प की समीक्षा कीजिए, तो उसमें हमें नाटक के तत्वों के आधार पर बताना है कि कैसे क्या है। हाँ, रंग शिल्प का मतलब वो नाटक किस तरह से खेला जा सकता है, क्या क्या चीजें उपयोग में लाई जा सकती हैं। भारतीय हिंदू ने जिन चीजों का निर्देश किया है कि इस तरह से पर्दे बनाए जाएं, इस तरह से चीजें की जाएं, तो उसमें नया और क्या जोड़ सकते हैं, ये आपको और बताना चाहिए इस दृष्टि से। क्योंकि क्योंकि साहित्य तो अधुनातन है ना, नया नया चीजें होता रहता है ना। कोई ऐसा नहीं कि भारतीय हिंदू ने या शंकर प्रसाद ने जो नाट्य निर्देश दिए हैं उसमें थोड़ा आप परिवर्तन नहीं कर सकते, कर सकते। तो क्या अच्छी चीजें और उसमें करके उसको अच्छा बनाया जा सकता है, संभावना क्या है, ये बताने का प्रयास करना चाहिए। जी सर, थैंक यू। ठीक है। तो मेरी राम कुमार बात सुन रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। तो अब इसको समाप्त करें यहीं पर, क्योंकि 12:33 हो गया, फिर थोड़ा हम भोजन करेंगे। हाँ तब बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद सर, फिर बिल्कुल कर सकते हैं। कक्षा शुरू होगी ना। जी वो है जुड़े हुए, जो क्या नाम है उनका, असलम। हाँ सर, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, टाइम ओवर हो गया हाँ है। जी, ठीक है, ठीक है, कर दीजिए, काट देते हैं फिर।